हेलो फ्रेंड्स, हम आज एक नया पोर्शन जो है वो जीके का शुरू कर रहे हैं और वो है राजस्थान की ज्योग्राफी। हम इससे पहले जो है वो संविधान की कुछ 4 वीडियो जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। बहुत सा प्यार आप लोगों का मिला है और ऐसे ही जो है आप लोग रिस्पांस देते रहे तो हम नई जो है वो जितने भी पोर्शन राजस्थान जीके के हैं या वर्ल्ड जीके के, इंडिया जीके के हैं, तो उनके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी में जो है वो आज हम जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र और अपवाह तंत्र में हम राजस्थान की नदियां प्लस में उनसे जुड़ी हुई जितनी भी बहुउद्देशीय योजनाएं जो हैं वो और प्लस में राजस्थान की झीलें जो हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। अपवाह तंत्र क्या है कि राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है वो 3 प्रकार का है। जो अपवाह तंत्र है राजस्थान का, जो अपवाह तंत्र है 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। पहला है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र, देखिए अगर भारत की दृष्टिकोण से बात करें तो भारत में है जो वो 2 प्रकार का अपवाह तंत्र हम कह सकते हैं, जिसमें एक तो जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है और दूसरा है जो वो अरब सागर अपवाह तंत्र है और तीसरा हम कहें तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जो हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में एक अलग प्रकार का अपवाह तंत्र है और वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। अब ये आंतरिक अपवाह तंत्र क्या है? आंतरिक अपवाह तंत्र जो है ऐसी नदियों को हम इसमें काउंट करते हैं जो नदियां अपना जल जो है वो समुद्र तक नहीं लेके जाती। आंतरिक अपवाह तंत्र से मतलब ये नहीं है कि ऐसी नदियां जो राजस्थान में बह रही हैं, कभी इसका मतलब आंतरिक अपवाह तंत्र से है का नहीं है। आंतरिक अपवाह तंत्र से मतलब ऐसी नदियां जिनका जल जो है वो किसी भी तरह से समुद्र तक नहीं पहुंचता, रास्ते में कहीं पर जाके है जो नदियां जो विलुप्त हो जाती हैं उसको हम आंतरिक अपवाह तंत्र मानते हैं। और राजस्थान का लगभग 60% जो भाग जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र में आता है। इसके अलावा दूसरा जो अपवाह तंत्र है वो हम है जो वो पढ़ेंगे अरब सागर का है, जो वो अरब सागर अपवाह तंत्र है। अरब सागर अपवाह तंत्र है और तीसरा जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। ये नदियां हम है जो 3 पार्ट जो हैं इनके पढ़ेंगे। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है आंतरिक अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र में सबसे जो पहली नदी है वो नदी पढ़ेंगे घग्गर नदी। जो लोग भी है जो क्लास अटेंड कर रहे हैं कोशिश करें कि भाई अपनी एक मैप राजस्थान का लेके और उसमें जो है वो नदियां है जो बनाएं ताकि है जो वो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगी। आंतरिक अपवाह तंत्र की पहली नदी जो है वो घग्गर नदी है। घग्गर नदी के बारे में देखिए, घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल जो है, उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां है। शिवालिक की पहाड़ियां या कालका की पहाड़ियां जो है वहां से है जो इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। और ये नदी जो है वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब और पंजाब के बाद जो है वो हरियाणा में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। अभी ये नदी इस तरह से है, आप जो है वो बना सकते हैं। और इस नदी में कुछ पॉइंट हम लगाएंगे। एक तो है जो वो 2 पॉइंट जो है आपने जो है वो हरियाणा में लगाने हैं। एक पॉइंट जो है वो हनुमानगढ़ में है जो वो प्रवेश स्थल पर लगाना है। 2 पॉइंट जो है वो आपने हनुमानगढ़ में लगाने हैं। फिर है जो वो 2 पॉइंट आपने है जो गंगानगर में लगाने हैं। तो ये जो है जो नदी है वैसे तो इसकी लंबाई जो है वो 465 किलोमीटर है जो वो मानी गई है, लेकिन ये नदी राजस्थान में सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास है जो वो बहती है। और हम कहें राजस्थान में प्रवाहित होने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। इसके पॉइंट जो लगाए हमने उसके बारे में देखिए। पहला पॉइंट जो है वो याद रखना है ओट्टू झील। ओट्टू झील। और दूसरा पॉइंट जो है वो याद रखना है वन वाली सभ्यता। वन वाली सभ्यता, ये दोनों जो स्थान है ओट्टू झील है और वन वाली सभ्यता जो है ये दोनों घग्गर नदी के किनारे और हरियाणा में है।
उसके बाद यहाँ जो पॉइंट हमने हनुमानगढ़ से प्रवेश लगाया था, तो इसके बारे में याद रखना है कि ये नदी जो है राजस्थान में प्रवेश करती है तलवाड़ा झील से। तलवाड़ा झील जो है हनुमानगढ़ में यहाँ से जो है ये प्रवेश करती है। इस तरफ हरियाणा में देखें तो इलाहाबाद जिला है। उसके बाद जो है 2 पॉइंट हमने जो है यहाँ पर है जो वो लगाए थे, जिसमें हमने पहला पॉइंट जो है वो याद रखना है बटनेर दुर्ग जो है। बटनेर दुर्ग जो है ये हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग है। तो ये भी जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। इसको जल दुर्ग की श्रेणी मानेंगे। जो भी दुर्ग जो है वो नदियों के किनारे होते हैं उनको जल दुर्ग श्रेणी में माना जाता है। उसके बाद जो है एक पॉइंट जो है हमने याद रखना है वो है अपनी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जो है ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की है, जो एक स्थल है कालीबंगा सभ्यता, जिसको तीसरी राजधानी भी है जो वो सिंधु घाटी सभ्यता की मानी गई है। कालीबंगा सभ्यता जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, वो भी हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे है। और उसके बाद अगर एक और याद रखें तो रंग महल सभ्यता है, ये भी आपने हनुमानगढ़ में ही याद रखनी है। वैसे ये गंगानगर और हनुमानगढ़ के बॉर्डर पर है। तो रंग महल सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, बटनेर दुर्ग है और तलवाड़ा झील है, हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके अलावा हनुमानगढ़ का अगर आपसे पूछे तो भद्रकाली का मंदिर जो है वो भी इसके किनारे हो गया। फिर जो है 2 पॉइंट हमने गंगानगर में रखे। इसमें एक तो जो है आपका अनूपगढ़ शहर है, अनूपगढ़ शहर है, और दूसरा जो है वो सूरतगढ़ शहर है, सूरतगढ़ शहर है। तो ये भी इसी नदी के किनारे है जो वो माना जाते हैं। ज्यादातर ये नदी जो है वो बटनेर दुर्ग तक है जो समाप्त हो जाती है। आगे इसका पानी है जो ज्यादा पानी आने से हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ तक, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक चली जाती है। एक बार इसका जो जल है वो पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास स्थान है, ये जो है वो बहावल नगर जो है यहाँ पर है, जिला है पाकिस्तान का, तो यहाँ तक चली गई थी। एक बार इसका जल फोर्ट अब्बास तक है जो चला गया था। और पाकिस्तान में इसका जो उपवास क्षेत्र है वो हकरा कहलाता है। पाकिस्तान में इसका जो अपवास क्षेत्र है वो हकरा कहलाता है। और घग्गर नदी जो है इसके बारे में अन्य नाम देखें हम तो इसको सरस्वती नदी जो है वो उसके पेटे में बहा करती थी। द्वैदशी नदी वैदिक काल में इसको कहा जाता था। नट इसको कहा जाता है, कभी दिख जाती है और कभी समाप्त हो जाती है। नाली जो है, दोनों पार्ट जो इसके नाली क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। और राजस्थान का शोक भी इसको है जो वो कहा जाता है, राजस्थान का शोक अगर किसी को माने। और एक बात याद रखनी है कि जो जंक्शन शहर है, हनुमानगढ़ जंक्शन शहर है, वो नदी के पाट के नीचे है। ऐसे 2 ही शहर हैं, एक टोंक है बनास नदी के पाट के नीचे है, और एक हनुमानगढ़ जंक्शन शहर है जो इसके तल से भी नीचे बसा हुआ है। हिमालय से जल लाने वाली एकमात्र नदी जो है एक घग्गर नदी है। और इसके अलावा जो है ये उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली और हम कहें अंतरराष्ट्रीय नदी, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है जो राजस्थान में बहती है। तो घग्गर नदी के बारे में हमने याद रखना है। हिमालय की है जो वो शिवालिक पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश को उसके बाद पंजाब, हरियाणा में और बहावलनगर पाकिस्तान तक है जिसका भाव क्षेत्र है। अन्य नाम सरस्वती नदी, द्वैदशी नदी, नट, नाली, सोहतर और राजस्थान का शोक इसको कहा जाता है। हरियाणा में ओटू झील और वन वाली सभ्यता इसके किनारे है। राजस्थान में जो प्रवेश है वो तलवाड़ा झील से होता है। गंगानगर का सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शहर इसके किनारे बसा हुआ है। हनुमानगढ़ का भद्रकाली मंदिर, बटनेर दुर्ग, कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता जो है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। और पाकिस्तान में इसका अपवास क्षेत्र हकरा कराता है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर के आसपास है और राजस्थान में जो है वो 100 किलोमीटर के आसपास बहती है। राजस्थान में बहने वाली आंतरिक उपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है। तो ये तो हमारी घग्गर नदी हो गई। दूसरी नदी जो है वो नदी है कांकनी नदी, जैसलमेर जिला है, यहां पर इसका अपवास क्षेत्र है। और ये याद रखना है उद्गम कै कांकनी कै कोटड़ा गांव जो है, कोटड़ी गांव जो है, कोटड़ी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। और आगे जाके ये स्थान है मीठी खाड़ी, मीठी खाड़ी नामक स्थान पर यह समाप्त हो जाती है। और बीच में एक झील है बुज झील।
भुज झील में अपना है जो वो जल डालती है और 17 किलोमीटर लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है काकनी नदी। काकनी नदी, काकनिया नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। काकनी नदी है। कै काकनी, कै कोटड़ी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है, मीठी खाड़ी तक अपना जल लेके जाती है। भुज झील जो है इसी में अपना जल डालती है। रास्ते में 17 किलोमीटर लंबी नदी है, सब कुछ उल्टा उल्टी साइड में जारी है और मीठी झील जैसलमेर में हो नहीं सकती और भुज झील है, बुझी हुई झील है, उसमें अपना जल लाती है, इसलिए राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। फिर अगर हम बात करें, नदी है कांटली नदी या काटली या मौसमी नदी। जिला है जो वो उद्गम इसका है जो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम होता है। ये प्याले के आकार वाला सीकर हो गया। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम हुआ और ये जो है वो झुंझुनू में होती हुई और चूरू की सीमा के आसपास जो है वो समाप्त हो जाती है। उद्गम जो है खंडेला मंडेला याद रखना है इसके बारे में। खंडेला मंडेला याद रखना है। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम होता है। सीकर उसके बाद झुंझुनू में जाती हुई मंडेला नामक स्थान पे जाके समाप्त हो जाती है। 100 किलोमीटर लंबी नदी है और आंतरिक प्रवाह तंत्र की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी है जो वो सबसे लंबी नदी है। फिर हमने क्या याद रखना है इसके बारे में, इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। तोरावाटी क्षेत्र के नाम से है जो जाना जाता है। 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो है जो वो सीकर में है और एक झुंझुनू में है। एक सीकर में है और एक झुंझुनू में है। सीकर में जो स्थान याद रखना है उसका नाम आपको याद रखना है, स्थान है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर जो है वहां पर गणेश्वर सभ्यता है और ये गणेश्वर सभ्यता जो है ये तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी है, जो इसको है जो माना जाता है। और उसके बाद जो है एक सभ्यता है झुंझुनू में, सुनारी सभ्यता। झुंझुनू में है सुनारी सभ्यता है। तो ये 2 सभ्यता इसके किनारे हैं। कांटली नदी इसको इसलिए कहा जाता है कि झुंझुनू को ये 2 भागों में बांटती है। तो कांटली नदी है, खंडेला मंडेला याद रखना है। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम है और मंडेला की पहाड़ियां जो है वो झुंझुनू में चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। 2 ही पॉइंट है, गणेश्वर सभ्यता जो है वो झुंझुनू में है और सुनारी सभ्यता जो है वो इसमें सीकर में है। उसके बाद 2 नदियां याद रखनी है, एक मेंढा और एक रूपनगढ़। मेंढा और रूपनगढ़ ये जो है वो यहाँ पर झील जो है, एक झील है, आपको ध्यान है, झील है आपकी सांबर झील, नागौर और ये जयपुर। नागौर और जयपुर, नागौर और जयपुर के बॉर्डर पर है जो वो झील बनी हुई है, सांबर झील। अब इस झील की में 2 नदियां याद रखनी है। नदी है पहली मेंढा या रूपनगढ़, मेंढा नदी है। उद्गम इसका देखें तो मनोहर का थाना सीकर से इसका है जो वो उद्गम होता है। उद्गम जो है इस नदी सांबर झील है, उद्गम जो इसका होता है वो होता है जयपुर के मनोहर का थाना जयपुर से होता है। मनोहर का थाना जयपुर से होता है और ये जो है वो सांबर झील में अपना जल डालती है। पहली नदी है मेंढा। दूसरी नदी है रूपनगढ़। ये जो है वो अजमेर से इसका उद्गम होता है और ये भी अपना जल जो है वो सांबर झील में डालती है। तो 2 नदियां हैं, एक तो मेंढा और रूपनगढ़। पूछा जाता है रूपनगढ़ की सांबर झील में कौन सी 2 नदियां अपना जल डालती है, तो एक मेंढा है और दूसरी रूपनगढ़ है। एक खारी खंडेला भी साथ में याद रखने हैं। तो मेंढा जो है वो है जो वो मनोहर का थाना जयपुर से उद्गम होता है और ये थोड़ी सी नागौर में भी जाती है और नागौर में एक स्थल है याद रखना है, वो है लूणवा जैन तीर्थ स्थल। लूणवा जैन तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। और एक रूपनगढ़ जो नदी है इसमें जो है वो अजमेर में सलेमाबाद स्थान है और इस अजमेर के सलेमाबाद स्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की 5 नदियां थी। अभी कुछ और नदियां बाकी है पूर्वी राजस्थान की, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।